बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। गौहर और इफ़ज़ाल नहायत ही गहरे दोस्त थे। दोनों एफएससी में कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उनके घर भी एक ही गली में वाक़ थे, इसलिए एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। क्लास में दूसरे लड़कियों के साथ भी नरमी से पेश आते थे। दोनों पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थे। इसके अलावा उनकी क्लास में लड़कियां भी थीं, जिसमें साइमा, नीलम और मारिया अपनी मिसाल आप थी। गौहर नीलम से बहुत प्यार करता था, मगर अभी तक इजहार नहीं कर पाया था, और आखिर एक दिन उसने इजहार कर ही दिया। इसी तरह दिन गुजरते गए। इफ़ज़ाल ने साइमा से इजहार मोहब्बत कर दिया, मगर वो बोली, मैं सोचूंगी। उस दिन तो सब क्लास वालों की खुशी की इंतहा न रही जब प्रोफेसर कादिर ने क्लास में ऐलान कर दिया कि अगले ही हफ्ते हम सब टूर पे जाएंगे, और ये टूर प्रिंसिपल साहिब ने अपनी तरफ से रखी है कि सारा खर्चा प्रिंसिपल साहिब खुद ही करेंगे। हाँ, कितना ही क्यों ना आए, नीलम और गौहर तो खुशी से पागल हो रहे थे, और इफ़ज़ाल न जाने किन सोचों में गुम था। गौहर ने पूछा, यार क्या बात है, क्या तुम्हें इस टूर पर कोई एतराज़ है या तुम जाना नहीं चाहते हो? इफ़ज़ाल ने कहा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैं साइमा की वजह से परेशान हूँ। अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। गौहर बोला, यार इतनी भी क्या जल्दी है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लो। और दोनों हंसते हुए घर वालों की तरफ जाने लगे। अगले दिन प्रोफेसर साहिब ने क्लास में ऐलान कर दिया कि तैयार रहना, सिर्फ एफएससी वाले ही जाएंगे, और प्रोग्राम पीर को तय हो गया। आज जुमा था और अभी 2-3 दिन थे। ये 2-3 दिन तैयारों में गुजर गए, और पीर के खुशगवार सुबह को वो सब बस में बैठे जा रहे थे। गौहर बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, और नीलम भी। गौहर ने प्रोफेसर साहिब से पूछा, सर कहाँ जाएंगे? प्रोफेसर साहिब ने बताया कि वो चित्राल से हटकर जो काले पहाड़ हैं वहाँ पर एक हफ्ता गुजारेंगे, और इंशाअल्लाह जल्द वापस भी आ जाएंगे। उसी दौरान बस में टीवी स्क्रीन पर फिल्म चलने लगी, और सब फिल्म के डायलॉग से महफूज होने लगे। इफ़ज़ाल आज बहुत खुश था, क्योंकि आज साइमा उसे बार बार देख रही थी, और जब वो उसकी तरफ देखता तो वो शर्मा कर नजरें झुका लेती। अफ़ज़ाल सारी बात समझ गया था कि मामला गड़बड़ हो गया है, और साइमा की तरफ भी मोहब्बत की आग लग गई है, और साइमा भी उससे मोहब्बत करने लगी है। ये बात उसने गौहर को भी कही, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुआ। काले पहाड़ों पर इस वक्त गटाटूप अंधेरा छाया हुआ था, और रात के अंधेरे में ये पहाड़ बहुत खौफनाक लग रहे थे। उस पहाड़ों के एक गार में रक्षा देवी चुड़ैल बैठी हुई थी, जो चिल्ला कर रही थी, और उसके सामने तिलिस्मी आईना मौजूद था, जो दीवार जितना बड़ा था, और वो उसमें आने वाले वाकयात आसानी से देख सकती थी। राक्षा चुड़ैल बहुत ही जालिम थी, और वो अब तक वो बेशुमार इंसानों को मौत की भेंट चढ़ा चुकी थी। यहाँ तक कि उसने जानवरों को भी नहीं बख्शा था, और काले पहाड़ों के सारे जानवर खत्म कर डाले थे, और जो जानवर बच गए थे वो पहाड़ों से भाग गए थे। रक्षा चुड़ैल आधी रात के वक्त खौफनाक गार में बैठी हुई चिल्ला कर रही थी, और काला बुत अंधेरे में बमुश्किल नजर आ रहा था। मगर रक्षा चुड़ैल की जालिम आंखें तो 1000 वोल्ट के 2 बल्ब थे, जिसे अंधेरे में भी आसानी से सब कुछ नजर आता था। अभी वो आधा चिल्ला ही कर पाई थी कि तिलिस्मी आईने से शुआएं निकलने लगी, और सीधी रक्षा चुड़ैल की आंखों पर पड़ी। आईने को देखकर वो चौंक गई, क्योंकि आईने में एक बस का मंजर नजर आ रहा था, जिसमें बस में लोग बैठे हुए थे, और सब एक दूसरे से ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वो इस मंजर को देखकर निहायत हैरान हो गई, और अगले ही लम्हे उसने आईने पर फूंक मारी, और आईना बिल्कुल बेजान हो गया। उसने चिल्ला छोड़ा, और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। मंत्र पढ़कर उसने गार की छत की तरफ फूंक मारी, और देखते ही देखते छत के साथ उल्टी लटकी चमगादड़ सीधी जमीन पर आ गिरी, और उसके इर्द गिर्द काला धुआं छाने लगा, और अगले ही लम्हे चमगादड़ की जगह एक भयानक शक्ल का भूत खड़ा था, जिसका सर झुका हुआ था। क्यों बुलाया है मुझे रक्षा देवी? भूत के मुंह से आवाज खारिज हुई तो उसे ऐसा लगा जैसे गार दरमियान से फट गया हो। काले भूत, जाओ और मालूम करो कि ये कौन लोग हैं और किस तरफ आ रहे हैं। रक्षा देवी ने हुक्म दिया। अगले ही लम्हे काला भूत चमगादड़ में तब्दील होकर गार के मुंह से बाहर निकल गया।
बस फराटी बढ़ती हुई मंजिल की तरफ रवां दवा थी और वो सब बस में बैठे हुए खुशी से नाच रहे थे। असर के वक्त उन्हें दूर से काले पहाड़ों के आसार दिखाई दिए थे। वो सब बेख्तियार खुशी से उछल पड़े क्योंकि पहाड़ ही दिलकश नजर आ रहे थे। वो बहुत बेसब्री से बस के पहुंचने का इंतजार करने लगे क्योंकि वो जल्द अज जल्द काले पहाड़ों पर पहुंच जाना चाहते थे। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और बस काले पहाड़ों के साथ ही रुक गई। वो सब बड़ी बेताबी से नीचे उतरे और आगे बढ़ने लगे। शाम तक वो पहाड़ों पर वैसे ही घूमते रहे। सर्दी अपने जोबन पर थी और तारीकी आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैला रही थी और तारीकी में काले पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे बड़े बड़े जिन खड़े हों। जिनको जो पहाड़ उन्हें बहुत ही दिलकश नजर आ रहे थे, रात को वो पहाड़ उन्हें भयानक लग रहे थे। रात को उन्हीं पहाड़ों से खौफ महसूस हो रहा था। प्रोफेसर साहिब ने हुक्म दिया कि ख़ीमे लगा दिए जाए, मौसम बहुत ही सर्द है। उन्होंने जल्दी जल्दी ख़ीमे थमा दिए और खाना खाने लग गए। खाना खाकर सब अपने अपने हीमों में घुस गए। थकन की वजह से वो सब बहुत जल्द सो गए। न जाने रात का कौन सा पहर था कि इफ्जाल की आंखें एक आहट से खुल गई। उसके साथ हीमे में गोहर, नीलम और साइमा भी थी। उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई जानवर हो। उसने बेसाख्ता सामने देखा तो हीमे की दीवार पर एक काला सा साया उसे दिखाई दिया। खौफ से उसकी सांसें रुकने लगी। उसने अपनी सारी हिम्मत जमा करके पूछा, कौन? साय ने मुड़कर देखा तो इफ्जाल बेहोश होने के करीब था। साय की आंखों से सुर्ख शोले निकल रहे थे और अगले ही लम्हे साया गायब था। रक्षा चुड़ैल अपने गार में काले भूत का इंतजार कर रही थी कि अचानक वो चमगादड़ के रूप में अंदर दाखिल हुआ। जमीन पर गिरते ही उसने काले भूत की शक्ल इख्तियार कर ली। रक्षा देवी, मैंने उनके बारे में मालूम कर लिया है। वो काले पहाड़ों के साथ हीमे लगाकर यहाँ चंद दिन गुजारेंगे। रक्षा ने ये सुना तो आग बगोला हो गई और उसकी आंखों में खून तैरने लगा। उनकी ये हिम्मत कि मेरे इलाके में कदम रखे, मैं उनका खून पी जाऊंगी। वो गुस्से से धारी तो ऐसे लगा जैसे पहाड़ों में आतिश फिशा फट पड़ा हो। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगी। उन्हें पता नहीं कि मेरे इलाके में कदम रखने वालों का क्या हश्र होता है। मैं उनकी टिक्की बोटी कर डालूंगी। राक्षा की इजाजत के बगैर काले पहाड़ में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राक्षा चुड़ैल के गुस्से को देखकर काला भूत भी सहम गया। राक्षा ने मंत्र पढ़कर भूत पर फूंका तो वो चमगादड़ बनकर छत से दोबारा लटक गया। राक्षा ने उसी लम्हे एक और मंत्र पढ़कर दीवार पर फूंक मारी तो दीवार से सुर्ख रंग का धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते उस धुएं से 4 सुर्ख रंग के डांचे बन गए। क्या हुक्म है रक्षा देवी? सबने एक साथ मिलकर कहा। रक्षा ने हुक्म दिया कि जाओ, उन लोगों को खौफजदा करो कि यहाँ से चले जाएं। ये रक्षा की सुल्तनत है, यहाँ पर वो आदमजात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रक्षा का हुक्म सुनकर डांचे गायब हो गए। अफजाल को सारी रात डर की वजह से नींद नहीं आई और वो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही उसने सबको रात वाला वाकया सुनाया कि मुझे ये पहाड़ आसेब ज़्यादा लगते हैं। गौहर ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया कि इस दौर में आसेब का वजूद नहीं है, पहाड़ हैं, इनमें आसेब का क्या काम। वो शाम तक पहाड़ों की दिलकशी से लुत्फ अंदोज होते रहे। उस वक्त इफ्जाल भी रात वाला वाक़या भूल चुका था और वो भी उनके साथ लुत्फ अंदोज हो रहा था। शाम को जब वो वापस हीमो की तरफ आ रहे थे तो उनके सामने सुर्ख रंग का धुआं फैलने लगा और सब बहुत खौफजदा हो गए। अचानक उनके सामने 4 सुर्ख रंग के डांचे नमूदार हुए। लड़कियां तो डांचों को देखकर बेहोश ही हो गई। डांचे एक साथ गिरचे। ये रक्षा देवी की सल्तनत है, यहाँ पर जो भी आया जिंदा वापस नहीं गया। तुम्हारे लिए एक मौका है कि यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। गौहर बोला, जाओ, जो कर सकते हो कर लो, हम यहाँ से एक हफ्ता गुजार कर ही जाएंगे और तुम्हारी रक्षा देवी को भी देख लेंगे। और डांचे उसके साथ ही गायब हो गए। सबने उसे समझाया मगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या उसकी ये हिम्मत कि मेरी ही सल्तनत में आके डिंगे मारे? मैं देख लूंगी सबको। शायद ये लोग अभी मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हैं कि रक्षा देवी क्या कुछ कर सकती है। उसने डांचू पर फूंक मारी तो वो सुर्ख धुएं में तब्दील होकर दीवार में गायब हो गए। रक्षा बहुत गुस्से में थी।
जिसने उसको ललकारा था वो रात को इनमें अपनी पसंद का शिकार करना चाहती थी। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और वो रात होने का इंतजार कर रही थी। उसने मंत्र पढ़कर तिलिस्मी आईने पर फूंका तो उसमें हिमू का मंजर नजर आने लगा। वो सब बड़ी आराम से सो रहे थे, ऐसे जैसे उन्हें किसी चीज की खबर ना हो। रक्षा ने एक जोरदार कहकहा लगाया। वो बैठे बैठे अपनी जगह से गायब हो गई। वो सब बड़े आराम से सो रहे थे। उन सब के खराटे खीमू में गूंज रहे थे। अचानक रक्षा चुड़ैल खीमू के पास नमूदार हुई। वो एक हीमे में गई। अंदर प्रोफेसर कादिर और 3 लड़कियां सो रही थी। उसने 2 लड़कियों को उठाया और हीमे से बाहर निकल गई। जिस्म में किसी चीज की चिंतन महसूस करके दोनों लड़कियां जागी और जब उनकी नजर रक्षा के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने एक भयानक चीख मारी। मगर अगले ही लम्हे रक्षा चुड़ैल बिजली की सी तेजी से लड़कियों समेत अपनी जगह से गायब हो गई। चीख की आवाज सुनकर बाकी लोग जाग गए। चीख की आवाज बाहर से आई थी। प्रोफेसर साहब खामते कामते बाहर निकले। क्या हुआ, क्या हुआ? इफ्जाल ने पूछा। वो सवेरा और कमल दोनों अपनी जगह से गायब हैं, प्रोफेसर ने खामते हुए कहा। क्या? वो सब वो सब एक साथ चीखीं और उन्हें तलाश करने लगे। मगर वो वहां होती तो मिलती ना। मुझे लगता है कि ये सब रक्षा देवी का काम है, गोहिर बोला। हाँ, हमने तुम्हें बहुत समझाया था कि यहाँ से चले, मगर तुमने हमारी एक नहीं मानी। अब भुगतो। मैं रक्षा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने साथियों का बदला लेकर ही रहूंगा। चलो यहाँ से चलें, वरना हमारा भी इंजाम बहुत भयानक होगा। जीशान, जो कि बहुत ही डरपोक था, बोला। खामोश हो जाओ, चलो के बच्चे, गौहर चीख पड़ा। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो रक्षा को मार कर ही जाएंगे, वरना सब यहीं मरेंगे। रक्षा दोनों लड़कियों को लेकर गार में आ गई। वो दोनों अभी तक बेहोश थी। रक्षा ने अपने लंबे लंबे दांत कंवल की गर्दन पर रखे और अगले ही लम्हे वो कंवल का सारा खून पी चुकी थी। उसके बाद उसने कंवल की लाश को उधेड़ कर रख दिया और सारा गोश्त खा लिया। फिर उसने सवेरा का भी यही हाल किया और फिर बुद्ध की पूजा करने में मसरूफ हो गई। आधे घंटे के बाद जब वो पूजा से फारिग हुई तो कहकहे लगा रही थी कि अब भुगतो रक्षा के जुल्म। वो भी बोली और फिर अगली रात का इंतजार करने लगी। अगली रात वो फिर हीमू के पास नमूदार हुई। इस बार उसका रुख इफ्जाल के हीमे की तरफ था। उसने मंत्र पढ़कर मारिया पर फूंक मारी और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने प्रोफेसर कादिर का भी यही हाल किया था और दोनों को उठाकर गार में ले गई। उनके साथ भी वही कुछ किया जो कंवल और सवेरा के साथ किया था। सुबह जब वो उठे तो मारिया और प्रोफेसर को ना पाकर सबके दिल धड़कना भूल गए। साइमा और नीलम का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसकी दोस्त भी रक्षा का निशाना बनी। वो सब बहुत ही गमगीन और डरे हुए थे, और सबसे बढ़कर ये कि उनका प्रोफेसर भी उनके पास मौजूद नहीं था और रक्षा उसे भी ले गई थी। गोहर तो मारे गम के बेहोश हो गया था। 3 दोस्तों और प्रोफेसर की गैर मौजूदगी में बेहोशी में उसे एक बुजुर्ग का चेहरा दिखाई दिया, जिसके चेहरे से नूर ही नूर बरस रहा था। वो बोले, बेटा सब्र करो, जो होना था वो हो गया। अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं। उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए तुम्हें एक रात का चिला करना होगा। वो बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन तुमने डरना नहीं। तुम साबित कदम रहोगे। ये विर्त मैं तुम्हें बताता हूँ। आज ही रात चिला करो और ये विर्त पढ़कर अपने सब साथियों पर फूंक मारो। रक्षा उन्हें खाद भी नहीं लगा सकेगी। अल्लाह हाफिज। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। गोहर को होश आया और वो ख्वाब सबके सामने बयान करने लगा। रक्षा मारिया और प्रोफेसर का खून पी चुकी थी और गोश्त भी हड्डियों से खा गई थी। 4 ढांचे जो कि कंवल, सवेरा, मारिया और प्रोफेसर कादी के थे, गार में पड़े थे और गार में जगह जगह खून लगा हुआ था और अजीब बदबू फैली हुई थी। रक्षा बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपने 4 दुश्मनों को अजियत की मौत मार दिया था। गोहर रात का इंतजार करने लगा और ये चिल्ला उसे रात के 12 बजे के टाइम शुरू करना था। रात होते ही उसने हिसार खींचा और उसमें बैठ गया। उसने चिले का विर्त पढ़कर सब पर फूंक दिया और उन्हें एक हीमे में जमा किया था और खुद हिसार में बैठा था। 2 घंटे तो सुकून से गुजर गए, मगर फिर अचानक खून की बारिश होने लगी। मगर ये बारिश हिसार से बाहर हो रही थी। फिर अचानक जमीन फटी और बहुत से डांचे निकलकर बारिश में नाचने लगे। डांचे अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे।
और उससे माहौल बहुत ही भयानक लग रहा था। खून से सब ढांचे सुर्ख हो गए जो बहुत खौफनाक लग रहे थे। गौहर ने आंखें बंद कर ली और तेज तेज विट पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सब कुछ खत्म हो गया। अजान में अभी 2 घंटे बाकी थे। वो मुसलसल विट पढ़ता रहा। अगले ही लम्हे एक काला भूत उसके सामने नमूदार हुआ और बोला, ए लड़के, ये चिल्ला बंद कर दो वरना बहुत बुरा होगा। तेरा एक साथी भी नहीं बचेगा। भूत की शक्ल देखकर गौहर खौफ से कांपने लगा। भूत ने उसे बहुत डराया धमकाया मगर उस पर कोई असर ना हुआ। फिर अचानक उसको नीलम चलती हुई नजर आई। आते ही वो बोली, छोड़ दो गौहर, ये सब उठो और चलो, रक्षा को बुजुर्ग बाबा ने मार दिया है। देखो, बुजुर्ग बाबा मेरे पीछे खड़े हैं। बुजुर्ग बाबा बोले, हाँ बेटा उठो, मैंने उसे मार दिया है। उस राक्षा की बच्ची को अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। इस दफा वो गौहर उनकी बातों में आ गया और जैसे ही वो उठने लगा उसकी नजर उनके पांव पर पड़ी जो कि उल्टे थे। उसे ये भी रक्षा की साजिश लगी। वो दोबारा बैठ गया। नीलम और बुजुर्ग बाबा ने उसे बहुत समझाया मगर वो ना माना। आखिर वो दोनों काले रंग के बलाओं में तब्दील हो गए और उसकी तरफ आने लगे। हिसार के करीब वो आकर जल गए और गायब हो गए। और खौफनाक सी आवाज दोनों के मुंह से निकली। फजर की अजान में कुछ वक्त बाकी था कि अचानक रक्षा चुड़ैल हाजिर हुई। पहले उसने गौहर को डराया मगर जब वो ना डरा तो उसने उसकी तरफ फूंक मारी। बहुत से बिच्छू उसके मुंह से निकल गए और गौहर की तरफ जाने लगे। लेकिन जो ही हिसार से टकराए तो सब जल गए। रक्षा को कोई भी वार उस पर असर नहीं कर रहा था और वो बेबस थी। जैसे ही फजर की अजान बुलंद हुई गौहर राक्षा चुड़ैल पर फूंक मारने लगा। वो जलने लगी और खौफनाक आवाजें निकालने लगी। गौहर ने अपने साथियों का इंतकाम ले लिया था। थोड़ी देर बाद आवाज आई, मार दिया मुझे। गौहर ने कहा कि मेरा नाम रक्षा चुड़ैल था। फिर वो सुर्ख और नीले रंग के धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। गौहर सजदे में गिर गया क्योंकि उसने रक्षा जैसी जालिम चुड़ैल को जहन्नुम में दाखिल कर दिया था। फिर वो हीमे में आया और सबको खुशखबरी सुना दी। सब बहुत खुश हो गए। सब बहुत खुश हो गए मगर अपने दोस्तों और अपने प्रोफेसर की कमी को वो पूरा नहीं कर सकते थे और सब वापस जाने की तैयारी करने लगे। सुबह उन्होंने देखा तो हैरान रह गए कि काले पहाड़ों का रंग तब्दील हो गया है और वो अब रंग बिरंगे दिखाई दे रहे थे, सरसब्ज और शादाब लग रहे थे। वो समझ गए कि ये सब राक्षा का तिलिस्म था जो उसने पहाड़ों पर किया था। अब ये तिलिस्म खत्म हो गया है। फिर वो बस में सवार होकर वापस आने लगे मगर सब उदास और गमगीन थे।